सीटेट एसएसटी पेपर 2 डे 14 में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएसटी पेपर 2 जो कि सीटेट के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपने पॉइंट नंबर 1 से। तो अब तक हमने हड़प्पा को कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास मोहनजोदाड़ो से और बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या है। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यानी कि मोहनजोदाड़ो से जो हमें कपड़े मिले हैं उसमें क्या है, चांदू की वस्तुएं उसके अंदर चिपकी हुई हैं। वहीं पकी हुई मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियों सूत जो है कताई का यहाँ पे संकेत देती है। यानी कि हमें ये पता चला कि मोहनजोदाड़ो से जो अवशेष मिले हैं, जो बचे खुचे सामान मिले हैं, उसमें चांदी चिपके हुए हैं और मिट्टी और फेयन से क्या बनी है, तकलिया सूत की, जो कि कताई होने का संकेत देती है। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2 पे और बात करेंगे शंख की। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयर्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। यानी कि ये जो पत्थर है या फिर शंख है, ये तो हमें नेचर से मिला है, नेचुरल चीजें हैं ये। जबकि ये जो फेयर्स है ये क्या है, आर्टिफिशियल है, ये कृत्रिम है, इसको किसी इंसान ने तैयार किया है। वहीं आगे की बात करें तो बालू या फिर स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। बात करें फेयर्स की, तो फेयर्स से क्या क्या बनाया जाता था, मनके, चूड़ियां और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 की, जहां पे हम बात करेंगे हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य चीजें जो है वो दूर दूर से आयात करते थे, यानी कि मंगवाते थे। अब एक एक करके जानेंगे कहाँ से क्या मंगवाते थे। तो जो तांबा है, ये जो तांबा जिसको हम कॉपर कहते हैं, तो ये कॉपर कहाँ से मंगवाया जाता था, हमारे राजस्थान राज्य से। कॉपर का आयात यानी कि तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी ये कॉपर का आयात किया जाता था। यानी कि राजस्थान और ओमान दोनों जगह से क्या मंगाया जाता था, कॉपर यानी कि तांबा मंगाया जाता था हड़प्पा के लोगों के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांसा यानी कि ब्रॉन्ज की। तो कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन यानी कि जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज जो है ये दो चीजों से मिलकर बनी है। पहला वस्तु है हमारा कॉपर यानी कि तांबा और दूसरा है टिन। इन दोनों को मिलाने से किसका निर्माण होता है, ब्रॉन्ज यानी कि कांसे का। तो इसका आयात कहाँ से किया जाता था, ये जो धातु टिन है इसका आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, जो कि आज के टाइम पे हमारे पड़ोसी देश में काउंट होते हैं। ईरान तो खैर दूर है, अफगानिस्तान टच होता है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 पे, जहां पे हम बात करेंगे सोना यानी कि गोल्ड की। तो गोल्ड का आयात ये लोग कहां से करते थे, हड़प्पा वाले गोल्ड का आयात कर्नाटका राज्य से करते थे, जो कि हमारे साउथ इंडिया का एक हिस्सा है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, बात करेंगे बहुमूल्य पत्थर का आयात ये कहां से करते थे। इसमें एक हमारा राज्य है गुजरात, जो कि हमारे पश्चिमी किनारे पे है। दूसरा है ईरान, ये कि एक अलग देश है। और तीसरा है अफगानिस्तान, ये भी एक हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ से क्या करते थे, ये बहुमूल्य पत्थर का आयात करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। बढ़ेंगे आगे पॉइंट, पॉइंट नंबर 8 की बात करेंगे। हड़प्पा के लोग गेहूं यानी कि वीट, जौ हो गया, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। यानी कि हल का प्रयोग उस टाइम पे हो गया था, जो आज हम हल यूज करते हैं उसका खोज हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे ही हो गया था। अब हड़प्पा काल के जो हल है वो बच नहीं पाए थे, लेकिन क्यों, क्योंकि वो लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं हमें वहां से, जिससे ये हमें प्रमाण मिला है कि अगर खिलौने हैं यानी कि एक टॉय है, तो हो सकता है कि हल का प्रयोग भी उस टाइम पे किया जाता था। बढ़ेंगे अगले पॉइंट, जिसमें हम बात करेंगे कच्छ के इलाके में खदीर के बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा है। ये जो धोलावीरा है ये कहाँ पे है, गुजरात के अंदर, जो कि हड़प्पा का एक साइट है। और यहाँ हमें साफ पानी मिलता था और यहाँ की जमीन भी कैसी थी, फर्टाइल यानी कि उपजाऊ थी। बढ़ेंगे अगले पॉइंट, पॉइंट नंबर 10 पे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों को दो भागों में विभक्त किया जाता था। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहते हैं। अच्छा,
आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा जो है वो पहली जगह थी जो कि आईवीसी से डिस्कवर हुई थी, इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो नॉर्मली 2 पार्ट में बटा हुआ होता था, लेकिन अगर मैं बात करूं धोलावीरा जो कि गुजरात के अंदर है, तो इसको हमने 3 भागों में बांट दिया था। बढ़ेंगे आगे की तरफ। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े एंट्री गेट यानी कि प्रवेश द्वार हमें वहां पे दिखते थे। बढ़ेंगे आगे के पॉइंट की तरफ। यहाँ के अभिलेखों को यानी कि इंस्क्रिप्शंस को लकड़ी में जड़ा गया है, यानी कि लकड़ी में लिखा गया है। यह एक अनोखा अवशेष है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। यानी कि जो हड़प्पा के लेख हैं वो क्या होता था, पहले हमें मुहरों पे मिली। अब मुहरें क्या होती हैं, छोटे होती हैं जो मुहरे होते हैं, तो यहाँ पे हमें सही से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता था कि किस प्रकार के लेख का प्रयोग किया है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे हमें किस में मिला है, लकड़ी में जड़ा हुआ मिला है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे और बात करेंगे गुजरात के खंबात की खाड़ी की। तो ये जो गुजरात के खंबात की खाड़ी है ये क्या है, साबरमती उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बस कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यानी कि ये जो लोथल नगर है ये किसके किनारे बसा हुआ है, साबरमती के किनारे। और ये जगह कहाँ पे है, गुजरात के अंदर, जहां से हमें बहुत इंपॉर्टेंट जो कीमती पत्थर हैं, रॉ मटेरियल, वो इजीली मिल जाता था। बढ़ेंगे अगले पॉइंट, फिर बात करेंगे लोथल की। लोथल क्या था, एक पोर्ट यानी कि बंदरगाह था और यहाँ पे क्या होती थी, सारी नावें रुकती थी और लोथल में मनके बनाने का काम भी होता था। यानी कि जो बीड्स है वो बनाने का भी काम कहाँ पे होता था, लोथल के अंदर आपको देखने को मिलता था। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 14 की तरफ। पॉइंट नंबर 14 हमारे स्क्रीन पे है। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये मोहरे हैं। इसका यूज किस में किया जाता था, चीजें को एक जगह से दूसरे जगह में भेजने के लिए। अब इस सभ्यता का जो अंत है वो 3900 साल धीरे धीरे संभवतः होने लगा। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध वाला एरिया और पंजाब की जो बस्तियां हैं वो उजड़ गई और कई सारे लोग पूर्व और दक्षिण इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। बढ़ेंगे अगले पॉइंट और बात करेंगे मिस्र यानी कि इजिप्ट की। तो बात करूं इजिप्ट की, तो इसका जो मैक्सिमम एरिया है इसमें भी देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये क्या है, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान है। इजिप्ट का बहुत सारा जो भाग है वो बालू बालू ही है। अच्छा, एक नाइल रिवर है जो कि क्या है, इजिप्ट की वरदान कहते हैं हम इस नील नदी को। नील नदी को क्या कहते हैं, इजिप्ट का वरदान कहते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट, पॉइंट नंबर 16 की तरफ। दुनिया के इतिहास में ये जो शव दफनाने की जो परंपरा है ये कहाँ से हमें देखने को मिलते हैं, मिस्र में। जब यहाँ पे शव दिखाई देते थे, देखो ये मम्मी बने हुए हैं पपेट के फॉर्म में, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था और इन शवों को ही क्या कहते हैं, हम मम्मी के नाम से जानते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट, पॉइंट नंबर 17 की तरफ। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले शुरू हुई। यानी कि हड़प्पा के नगरों का जो अंत है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये कब से स्टार्ट होता है, 3900 साल पहले से ही शुरू हो गया। बात करेंगे टीन की, तो पहले भी बताया था टीन की प्राप्ति हमें कहाँ से होती थी, अफगानिस्तान से। वहीं बात करेंगे बहुमूल्य पत्थर की, तो ये हमें गुजरात से देखने को मिलती थी। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 19 पे और अब हमने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की बातें कंप्लीट कर ली है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वेद के बारे में। वेद की संख्या 4 है, यानी कि कितने प्रकार के वेद हैं, 4। डायग्राम में देख सकते हैं कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आर्थववेद। इसमें से जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद, जो कि क्या है, सबसे पुराना है और इसकी जो रचना है वो लगभग 3500 साल पहले हुई। तो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं कि पहले आईवीसी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति हुई, उसके बाद ही वेद की उत्पत्ति होती है। बढ़ेंगे आगे की पॉइंट की तरफ।
ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा क्या है, प्रेयर्स यानी कि प्रार्थना है, जिसको क्या कहा गया है, सूक्त कहा गया है। और इस सूक्त का मतलब क्या होता है, अच्छी तरीके से बोला गया। क्यों कहा गया है बोला गया, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कोई कागज तो था नहीं जिसमें हम रिटर्न फॉर्म में लिखते। तो ऋग्वेद जो है या फिर कोई भी वेद, स्पेशली ऋग्वेद, इसको पहले जो है वो बनाया गया था और सुन सुन के याद करके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये ट्रांसफॉर्म हुई है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट। पॉइंट नंबर 21 कहता है कि ऋग्वेद के अंदर क्या है, 3 इंपॉर्टेंट भगवान हैं। और वो कौन कौन से हैं, पहले हैं अग्नि जो कि आग के देवता है, दूसरे हैं सोम जो कि एक प्रकार का पौधा है जिससे पेय पदार्थ बनाया जाता है, और तीसरे हैं इंद्र जो कि वर्षा के देवता है। तो 3 इंपॉर्टेंट देवता हैं, कौन कौन से, अग्नि, सोम और इंद्र। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 22 पे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है, और जो सोम है वो क्या है, एक प्रकार का पौधा है जिससे एक खास पीने वाली चीज बनाई जाती थी। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 23 हमारे स्क्रीन पे है। जो ये वैदिक प्रार्थना है इसकी रचना कुछ ऋषियों ने की थी, लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। गार्गी वगैरह का नाम सुनते हैं आप, तो कुछ रचनाएं जो है वो महिलाओं ने भी की हुई है। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 24 की तरफ। ये जो ऋग्वेद की भाषा है, ऋग्वेद की भाषा को हम क्या कहते हैं, प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। और आज जो आप स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं उससे ये भाषा जो है वो डिफरेंट थी। बढ़ेंगे पॉइंट नेक्स्ट की तरफ। पॉइंट नंबर 25 कहता है संस्कृत भाषा के बारे में कि ये जो संस्कृत भाषा है ये भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, यानी कि इंडो यूरोपियन भाषा है ये, यानी कि दोनों जगह जो है इसका प्रचार प्रसार और यूज किया गया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 26 की। तो पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, यानी कि जो पूर्व वाला एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, पूर्वोत्तर, यानी कि ये वाला पूर्व प्लस उत्तर, यहाँ पे तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं हमें देखने को मिलती हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 27 की तरफ। बात करेंगे झारखंड और मध्य भारत की कई हिस्सों में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो ये हमारे भारत का अलग अलग डिवीजन दिखाया गया है कि ये जो पूर्वोत्तर प्रदेश है यहाँ पे तिब्बत बर्मा भाषाएं बोली जाती हैं। झारखंड और ये जो हमारा मध्य भारत है इसमें एस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोली जाती है। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 28 की तरफ। ऋग्वेद को छापने का काम, जैसे कि पहले बोला था कि ये एक सूक्त था, यानी कि सुन के लोग याद करते थे और फिर किसी दूसरे को बताया, फिर उसने किसी और को बताया, ऐसे ऐसे करके जो है इसका प्रचार प्रसार हुआ है। जबकि छापने का अगर मैं बात करूं तो इसके छापने का काम जो है वो मुश्किल से 200 साल पहले ही शुरुआत हुआ है। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट 29 हमारे स्क्रीन पे है, जब हम बात करेंगे पांडुलिपि यानी कि इंस्क्रिप्शन की, सॉरी मेन्यूस्क्रिप्ट की। तो ये क्या होती है मेन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि पांडुलिपि हमारी ये भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी जाती हैं। भुर्ज क्या है, एक प्रकार का पौधा है और इसकी छाल पे हमें पांडुलिपि देखने को मिलती है। और ये कहाँ पाई गई है, कश्मीर में हमें पाई गई थी। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था, यानी कि ये जो भुर्ज का पौधा है उसकी छाल का यूज सबसे पहले ऋग्वेद को छापने के लिए किया गया था। और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी जो इसका ट्रांसलेशन था वो तैयार हुआ। यह जो पांडुलिपि है वो पुणे महाराष्ट्र के एक लाइब्रेरी में अभी के टाइम पे सुरक्षित हमें देखने को मिलता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी जो ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियां हैं उसका जिक्र किया गया है। और गंगा और यमुना का सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रयोग हुआ है। यानी कि कौन कौन सी नदियां हैं जो कि हमारी ऋग्वेद में आई गई हैं, तो सबसे पहला है सरस्वती जो कि एक इम्पॉर्टेंट नदी भी थी, दूसरा है सिंधु जिसको हम इंडस कहते हैं, इसके अलावा गंगा और यमुना, गंगा जो कि आज हमारी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है भारत की, और यमुना, इन दोनों का भी यूज किया गया है एक एक बार।
बढ़ेंगे आगे, पॉइंट को देखेंगे। पॉइंट नंबर 32 हमारे स्क्रीन पे है। ऋग्वेद के अंदर क्या है, जो मवेशी हैं यानी कि जो जानवर हैं, बच्चों बच्चों में भी खासकर पुत्र यानी कि सन के लिए, और घोड़ों की प्राप्ति यानी हॉर्स की प्राप्ति के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। अब देखो, पहले के टाइम पे जिसके पास सबसे ज्यादा मवेशी यानी कि सबसे ज्यादा जानवर होते थे वो सबसे अमीर, या फिर जिसके ज्यादा बेटे हुए, तो ये क्या था, एक उस टाइम का प्रचलन था। और इसके अलावा घोड़े का क्या काम होता था, युद्ध लड़ने जाते थे, तो वो इन सब चीजों का यूज करते थे ऋग्वेद के अंदर। बढ़ेंगे अगले तरफ, पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 33 हमारे स्क्रीन पे है। अब उस टाइम पे, क्योंकि बहुत प्राचीन का टाइम था, तो वहां पे कोई भी स्थायी सेना नहीं थी उस टाइम तक। ये जो अस्थाई सेना का कॉन्सेप्ट है यानी कि जो स्टैंडिंग आर्मी है, ये कब से स्टार्ट होता है, जब हमारा मगध एम्पायर यानी कि मगध राज्य का उदय होता है, जिसमें हर्यक वंश आता है। वहां सबसे पहले इस स्थाई सेना का आरंभ हुआ था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थाई सेना यानी कि एक स्टैंडिंग आर्मी की शुरुआत कौन करता है, तो हर्यक वंश का जो फाउंडर था बिंबिसार, ये क्या करता है, स्थाई सेना का आविष्कार करता है। इससे पहले कोई भी स्थाई सेना नहीं थी। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, यानी कि ऐसा नहीं था ऋग्वेद में कि राजा का बेटा जो है वो राजा बनेगा, नहीं, ये चीजें बाद में आई। सबसे पहले सिंपल कॉन्सेप्ट था और सिंपल लाइफ थी। बढ़ेंगे आगे की तरफ, पॉइंट नंबर 34 देखेंगे। यहाँ लोगों को अपने सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा थे, यानी कि लोग यहाँ पे क्या करते थे, अपने सरदार चुनते थे जो कि क्या थे, ब्रेव होते थे और एक बहुत ही ज्यादा फाइटर होते थे, बहादुर फाइटर होते थे। उन लोगों को लोग अपना सरदार यानी कि हेड चुनते थे। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 35 की तरफ। ये जो महापाषाण कब्र हैं, इनको बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। और ये प्रथा कहाँ पे स्टार्ट हुआ, हमारा भारत का जो डेक्कन वाला एरिया है, दक्कन का पठार, उसके अलावा दक्षिणी भारत यानी कि साउथ इंडिया, और नॉर्थ ईस्ट भारत जैसे कि कश्मीर में भी ये तरीका जो है वो प्रचलित हो गया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 36 की तरफ, जहाँ पे हम बात करेंगे जो लोगों की डेथ हो जाती थी यानी कि जो मृतक थे, इनके साथ एक मिट्टी के बर्तन दफनाए जाते थे, जिसे काले और लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता था। और इन मिट्टी के बर्तनों में कभी कभी अनाज या कुछ काम की चीजें दे देते थे, ताकि वो आगे चल के इसका जो मतलब उनके अकॉर्डिंग जो मृतक हैं वो मरने के बाद इस चीज का उपयोग करेंगे। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 37 की तरफ। इनके साथ ही मिले हैं लोहे और औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। यानी कि मृतकों के साथ एक तो हमें वो बर्तन मिले हैं लाल, ये जो लाल और पीले कलर के थे, इसके अलावा क्या मिले हैं, लोहे के औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, घोड़े को कभी कभार घोड़े के कंकाल भी मिले हैं, इसके अलावा सोने के गहने भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पॉइंट नंबर 38 कह रहा है, ब्रह्मगिरी की एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। यानी कि लोग अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से कब्र में क्या करते थे, सोने के मनके और शंख डाल देते थे। तो ब्रह्मगिरी से एक हमें ऐसी कब्र मिली है जहां एक साथ हमें 33 सोने के मनके प्राप्त हुए हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 39 की तरफ। महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं, यानी कि एक साथ बहुत सारे लोगों के क्या मिले हैं, हमें कंकाल मिले हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता था कि शायद एक ही फैमिली के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग टाइम पे दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। यानी कि मान लो अभी किसी की डेथ हो गई तो उसको यहाँ पे दफना दिया, फिर उसकी नेक्स्ट फैमिली मेंबर की डेथ हुई तो उसको उसी के पास दफनाया, फिर उसको उसी के पास, क्योंकि हमें एक साथ एक से ज्यादा कंकाल मिले हैं, जो कि इस बात का प्रमाण देती है कि एक ही फैमिली के लोगों को एक ही टाइम मतलब एक ही जगह पे उनको दफनाया जाता था। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 40 की, जिसमें हम बात करेंगे इनाम गांव की तरफ। ये जो इनाम गांव है ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर स्थित है। तो अगर ये पूछा जाए कि ये जो इनाम गांव है ये कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो ये घोड़ नदी के किनारे बसा हुआ है। इस जगह पर
3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्कों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। तो यहाँ पे दफनाने का तरीका क्या था, डायग्राम में देख सकते हैं, ये रहा इनाम गांव। यहाँ पे लोगों को या फिर वयस्कों को जिनकी डेथ होती थी उसको सीधा दफनाया जाता था। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 41 की तरफ। यहीं पर एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। यानी कि लोग अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से यहाँ पे क्या करते थे, दफनाते थे। यहीं पे एक हमें ऐसा कमरा मिला है, एक ऐसा मकान मिला है जहाँ पे 4 पैर वाले मिट्टी के संदूक पे एक आदमी को दफनाया गया था। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 42 की तरफ और बात करेंगे एक बहुत ही फेमस वैद्य जिसका नाम है चरक की। आज से 2000 साल पहले चरक नाम से फेमस एक वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक किताब लिखी जिसका नाम था चरक संहिता। चरक संहिता क्या है, एक किताब है। किसकी है वो, चरक की है। इसमें इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं, 360 हड्डियां हैं। इन्होंने बताया 360 बोन्स हैं हमारे शरीर के अंदर, जो कि चरक बताते हैं अपनी किताब चरक संहिता में। बढ़ेंगे आगे की पॉइंट की तरफ। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की, अब आज हमने क्या पढ़ा, जब साइंटिफिक रिसर्च हुआ तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि चरक ने क्या कहा था, 360 कहा था। तो ये जो एक्स्ट्रा है वो क्या बताया था चरक ने, चरक ने अपनी गिनती में दांत के हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज की संख्या भी जोड़कर बताई थी। यानी कि जो हमारे बोन्स हैं वो तो है ही, साथ के साथ जो टीथ के अंदर, हमारे दांत के अंदर जो बोन्स हैं उसको भी जोड़ा था, और साथ के साथ वो हमारा जो कार्टिलेज है उसको भी जोड़ के ये जो हमारे चरक हैं उन्होंने 360 की संख्या दी थी। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 44 की तरफ, जिसमें हम देखते हैं कि जो बोन्स हैं यानी कि हड्डियां हैं, इस पे काटने के निशान बने हुए हैं। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, ये देखो कटे हुए हैं यहाँ पे, डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि लोग इनको खाते होंगे, या हो सकता है जानवर खाते होंगे इसको। तो ये हमें निशान मिले हैं। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 45 की तरफ, जो कि बताता है हमें चीन की जो लेखन कला है यानी कि लिखने की कला है, जो कि 3500 साल के सबसे पुराने उदाहरण के रूप में देखा जाता है। यानी कि चीन की जो लेखन कला है वो 4500 साल पहले ही आ गई है। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 46 की तरफ। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया है। ये जो चीन की कला है वो किस पे लिखा गया था, जानवरों की हड्डियों पे लिखा गया था। और इनको क्या कहते थे, भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कही जाती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेना है आपने कि इसको क्या कहा जाता था। ये जो हड्डियां हैं उस पे लिख दिया जाता था और फिर कहा जाता था कि ये भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 47 की तरफ। इस टाइम तक यहाँ के लोग लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। यानी कि लोगों को पता नहीं था कि आयरन को कैसे यूज करना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 48 की तरफ। ये जो महापाषाण है इसके निर्माण की शुरुआत कब हुई थी, लगभग 3000 साल पहले स्टार्ट हुई थी। बढ़ेंगे अगले पॉइंट, यहाँ पे अगेन बात करेंगे हम इनाम गांव की, जो कि घोर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे कृषकों यानी कि जो खेती करते थे, इनका निवास 3600 से 2700 साल पहले हुआ करता था। बढ़ेंगे आज के अंतिम पॉइंट में, जहाँ पे हम बात करते हैं चरक की। बताया था चरक की जो किताब का नाम है वो क्या है, चरक संहिता है। ये चरक है, उसमें उन्होंने कहा था कि 360 हड्डियां हैं, जो कि उन्होंने दांत, कार्टिलेज और हड्डियों को जोड़ के कहा था। इनका जो जन्म है वो अप्रॉक्स 2000 ईयर पहले हुआ था। तो इसी के साथ शॉर्ट में आज के टॉप इंपॉर्टेंट 50 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सीटेट की आगे की क्लास को सीक्वेंस वाइज विदाउट एनी फर्दर डिले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।